हेलो एवरीवन, आई एम विनय रजौरिया और मैं बेहद खुश हूं कि आज हम फिर एक बार इस साहित्यिक बातचीत में मेरे चैनल पर मिल रहे हैं। तो लास्ट टाइम पार्ट 1 के अंदर मैंने इस बुक को इंट्रोड्यूस किया था। मैंने इसके बैकग्राउंड फैक्ट्स दिए थे। आई टॉक्ड अबाउट द लाइफ ऑफ वर्जीनिया वुल्फ और कैसे उनकी लाइफ ने इस बुक के आर्ग्यूमेंट्स और इस बुक के फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को इन्फ्लुएंस की, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बुक एक बहुत सेमिनल टेक्स्ट है फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी के अंदर, फेमिनिस्ट लिटरेरी डिस्कोर्स के अंदर। मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट की अब विंडिकेशन ऑफ राइट्स के बाद सेकंड किताब जो फेमिनिस्ट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसका अहम दर्जा है, वो यही किताब है अ रूम ऑफ वन जोन। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लीजिए। द लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन, या आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। अब क्योंकि वो वीडियो मैंने कुछ हफ्ते पहले डाली थी और काफी कम समय में उसको ज्यादा लोगों ने देखा, तो मुझे लगा कि मैं दूसरा पार्ट भी अपलोड कर देता हूं, जो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो पार्ट 1 अगर आपने देख लिया है तो चलिए आज पार्ट 2 में समझते हैं चैप्टर 1 के आर्ग्यूमेंट्स क्या है और क्या नैरेटिव स्ट्रक्चर वर्जीनिया वुल्फ यूज करते हैं। सो इफ यू आर ऑफ, लेट्स मूव अहेड। तो अब सीधा इस बुक पर आते हैं। तो बुक का नाम है अ रूम ऑफ वंस ओन, जो वर्जीनिया वुल्फ ने लिखी। इस किताब को छपवाया गया 1929 में, सितंबर के महीने में छपी। इसको समझने से पहले मैं आपको 1928 में एक साल पीछे ले चलता हूं, क्योंकि किताब भी वहीं से शुरू होती है। 1928 के अंदर वर्जीनिया वुल्फ को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ही दो कॉलेज में एक लेक्चर की सीरीज के लिए बुलाया जाता है। वो दो कॉलेज कौन से? गर्टन कॉलेज और एक न्यूनहम कॉलेज है। उनकी लिटरेरी सोसाइटीज वर्जीनिया वुल्फ को इन्वाइट करती हैं, जो इस समय तक काफी पॉपुलर राइटर बन चुकी, बिकॉज शी इज अ वेरी फेमस नॉवलिस्ट। वो एक्लेम्ड राइटर बन चुके, तो उनको सच में इन्वाइट किया गया। ये जो कॉलेजेस है कैम्ब्रिज के अंदर, वो स्पेशली विमेंस कॉलेज है, जहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही पढ़ती हैं। तो उनकी ऑडियंस के अंदर जो उनको सुनने आई थी और लड़कियां वहां पर, वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है, ज्यादातर आई थिंक आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की हैं। उनको एड्रेस करना है वर्जीनिया वुल्फ को। उनको स्पीचेस लेक्चर्स देने, और उनको जो टॉपिक दिया गया लेक्चर्स देने के लिए, यानी एक थीम दे रखी है, वो ये थी विमेन एंड फिक्शन, की विमेन और औरतों का और फिक्शन का क्या रिश्ता रहा है, इस पर उनको बात करनी थी। इन्हीं स्पीचेस के अंदर जो आइडियाज वर्जीनिया वुल्फ के जहन में निकल आते हैं 1928 में, इसी को वो इकट्ठा करके एडिट करके 1929 में इसी किताब रूम ऑफ वन जोन के नाम से छपवाती हैं। आप देखेंगे जब ये ऐसे आप पढ़ते हैं तो इसका जो चैप्टर 1 है वो यहीं से शुरू होता है। वर्जीनिया वुल्फ उसमें बात कर रही हैं कि उन्हें कॉलेजेस में, कैम्ब्रिज में, यूनिवर्सिटी में बुलाया गया और उन्हें टॉपिक दिया गया है, और वो पूरा समझाती है कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको किस पे बात करना चाहिए, विमेन और फिक्शन का मतलब क्या होता है, इस ब्रॉड टॉपिक के अंदर उनको स्पेसिफिक टॉपिक क्या मिलना चाहिए। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। अब विमेन की बात करें या फिक्शन की बात करें तो बहुत कंफ्यूज हो रही है, लेकिन फाइनली वो एक थीसिस स्टेटमेंट पर आती है, एक छोटे टॉपिक पर आती है। देखिए सिंपल होता है, जब आपको स्पीच देने के लिए बोला जाता है तो आपको एक ब्रॉड टॉपिक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि भारत की आजादी पे बोलो, और भारत की आजादी पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको बात करनी पड़ेगी। हो सकता है वो लाहौर सेशन पर हो सकता है, गांधीयन मेथड्स पर हो सकता है, बोस पर हो सकता है। तो आप देखेंगे एक ब्रॉड टॉपिक जो वर्जीनिया वुल्फ को दिया जाता है, जिसमें वो ऐसे में भी बात करती है। चैप्टर 1 आप पढ़ेंगे तो इसी बारे में वो कहती है कि उनको विमेन एंड फिक्शन पे दिया गया, बट शी इज वेरी कंफ्यूज दैट व्हाट शुड बी हर पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक। फाइनली वो इस पे सेटल होती है दैट शी सेज दैट माय टॉपिक ऑन व्हिच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इज दैट फॉर अ वुमेन टू राइट फिक्शन, एक औरत को फिक्शन लिखने के लिए उसके पास दो चीजें होनी चाहिए। एक, उसके पास अपने पैसे होने चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, एंड सेकंड थिंग इज दैट शी शुड हैव अ रूम ऑफ हर ओन। और इसी फ्रेज से, रूम ऑफ हर ओन से, टाइटल ऑफ बुक का, इस बुक का नाम, टाइटल तय हो जाता है। ये उनका मेन आर्ग्यूमेंट है इस पूरे ऐसे में, जिसको वो एक्सटेंड करती हुई आगे और कई दलीलें देती हैं, कई इंस्टेंसेस देती है अपनी पर्सनल लाइफ से, और खास तौर पर उन फीमेल राइटर्स से जो इतिहास के अंदर, जो हिस्टोरिकली लिटरेरी हिस्ट्री में जो फीमेल राइटर्स रही हैं और क्या जर्नी रही है फीमेल राइटर्स की ओवर द टाइम, उन सब इंस्टेंसेस को यूज करके शी ट्राइज टू प्रूव दिस पॉइंट टू हर ऑडियंस। तो उनका इस ऐसे के अंदर जो मेन मिशन है, जो एम है, इज टू प्रूव दैट कि अगर एक औरत को फिक्शन यानी राइटर बनना है समाज के अंदर, एक पैट्रियार्कल समाज में राइटर बनना है, तो उसके पास ये दो चीजें होनी चाहिए, उसके पास अपना पैसा और उसके पास अपना एक कमरा होना चाहिए। इसको ही वो अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन करती हैं, जस्टिफाई करती हैं, और पूरा ऐसे यही प्रोसेस, यही जस्टिफिकेशन में गुजर। फिर वो कहती है ये बात साबित करने के लिए मैं आपको सारे ओपिनियंस बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं इस कंक्लूजन पर आई हूं, एंड आई होप मैं आपको कन्विंस कर लूंगी। मैं अगर आपको कन्विंस नहीं भी कर पाई तो मैं उतना ही बता सकती हूँ कि मैं कैसे इस आर्ग्यूमेंट तक आई। बाद में आप अपनी राय खुद बना लीजिएगा। देन शी सेज दिस फेमस स्टेटमेंट, एंड शी सेज one can only show how one came to hold whatever opinion one does hold, and let the audience see what are the prejudices, stereotypes and oddities of the speaker. So she keeps it very open. अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वर्जीनिया वुल्फ ये समझाने के लिए कहती हैं कि मैं बहुत ऐसे का ऑब्जेक्टिव, एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी यूज नहीं करूंगी, मैं आपको सारे तर्क और सच ऐसा बता दूं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं तरीका भी कुछ और अपनाऊंगी। आप देखेंगे यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ में जो मॉडर्निज्म के असर हैं, जो एक्सपेरिमेंटल नेचर है मॉडर्निस्ट लिटरेचर का, वो नजर आता है। तो वर्जीनिया वुल्फ कहती है कि मैं आपको
एक ऐसे के फॉर्म में आर्ग्यूमेंटेटिवली, एक कोई भाषण नहीं देने वाली हूँ, कोई सत्य को प्रवचन नहीं देने वाली हूँ, नॉट गोइंग टू प्रीच टू यू, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज व्हाट आई नो द बेस्ट। मैं क्या करूंगी, मुझे कहानियां लिखने आती हैं, तो मैं आपके लिए एक फिक्शनल दुनिया क्रिएट करती हूँ और उस फिक्शनल दुनिया में आपको ले चलती हूँ और वहीं से हम समझेंगे कि कैसे मैं इस कंक्लूजन तक आई। अब आप देखिए, कई लोग लगता है फिक्शनल है तो इमेजिनेटिव है तो उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है, इमेजिनेशन है भैया, काल्पनिक है तो सत्य नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ यहीं पर इस आर्ग्यूमेंट को सबवर्ट कर देती है और कहती है कि देखिए, अक्सर सच हमें सच में नहीं, ऑब्जेक्टिविटी में नहीं, बल्कि फिक्शन में मिलता है। अक्सर फिक्शन सच के ज्यादा करीब होता है। ये बड़ी प्यारी बात है, क्योंकि आप देखेंगे अक्सर जो राइटर्स होते हैं, जो हकीकत में आर्ग्यूमेंटेटिवली अपने एसेज में शायद वो ना कह सकें जो वो अपने किरदार और कहानियों के माध्यम से कह पाए, जिसमें वो होते भी नहीं। तो वर्जीनिया वुल्फ एक ऑक्सीमोरोनिक सी स्टेटमेंट देती है, एंड शी सेज दैट फिक्शन समटाइम्स कंटेन्स मोर ट्रुथ, कि फिक्शन आपको सच के ज्यादा पास ले जाता है। वो कहती है कि इस कहानी को सुनाने के साथ साथ मैं वो सारी लिबर्टीज और लाइसेंसेस यूज करूंगी, वो सारी आजादी, वो सारी स्वतंत्रताएं जो एक नॉवलिस्ट को दी जाती हैं उसके साहित्य के अंदर, कि वो कुछ भी जैसे चाहे लिख सकता है, बशर्ते वो सच को साबित करे या कुछ रिफ्लेक्ट करे, किसी नए एंगल से कोई बात दिखा सके, मैं भी वो सारी लिबर्टीज इस ऐसे में यूज करूंगी, तो मुझे अलाउ करिएगा। वो कहती है कि बड़ी, फिर वो लास्ट में एक बड़ी मजेदार बात कहती है कि मैं जो भी सब आपको बताऊंगी वो झूठ बताऊंगी। ऐसा एक बात है जैसे कहना होगा कि मैं जो भी कहूंगी झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, तो मैं एक फिक्शनल दुनिया क्रिएट कर रही हूँ जिसमें झूठ बताऊंगी। पर फिर वो एक क्लॉज देती है जो कि बात को फिर से मजेदार बनाता है। वो कहती हैं दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अ लाई, अ फिक्शनल लाई। मैं आपको एक फिक्शनल लाई, एक फिक्शनल झूठ बता रही हूँ, और अ मेड अप स्टोरी, एक ऐसी एक मनगढ़ंत कहानी, एक इमेजिनेशन की बात है, एक इमेजिनरी दुनिया में मैं आपको ले चल रही हूँ। बट देयर में परहैप्स बी सम ट्रुथ मिक्स्ड अप विद देम, लेकिन आप तैयार रहिएगा, लेकिन आप खबरदार रहिएगा, इन सब झूठों के अंदर भी सच छुपे हुए हैं। वो कहते हैं ना, ट्रुथ बिगिंस इन लाइज। झूठों को, जो मैंने झूठी दुनिया बनाई है, पर याद रखना इसमें क्या, इसमें भी कुछ सच छुपे होंगे, और आपको अटेंटिव रहना है, आपको एक अच्छे लिसनर की तरह, एक रीडर की तरह सुनना है, और उसमें से जो आप कंक्लूजन निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। पर ये सच बात है, इन सब कहानी, फिक्शनल दुनिया, इमेजिनेटिव दुनिया के अंदर बहुत सारी सच की बातें हैं जो आपको मिलने वाली हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और ये बात बिल्कुल सही साबित होती है। अब जैसे ही ऐसे में एंटर करते हो, जब घटनाओं को देखने लगते हैं, तो घटनाएं बड़े ही काल्पनिक हो, लेकिन जो उसके पीछे का मर्म है, उसके पीछे का जो सिग्निफिकेंस है, जो उसके पीछे का आर्ग्यूमेंट है, वो आपको कहीं ना कहीं चुभता है, वो कहीं ना कहीं आपको समझ में, अगर आपको लगता है इस फिक्शनल दुनिया के पीछे जो कर्नल ऑफ ट्रुथ है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड विच dawns upon us with great abundance in this essay. So Virginia Woolf employs this idea of narration in which she creates a fictional town. और वो कहती हैं कि चलिए मानते हैं हमारी कहानी कहाँ है, तो एक सेटिंग वो क्रिएट कर देती हैं अपने ऐसे के अंदर। वो कहती हैं एक ऑक्सब्रिज नाम की जगह ले लेती है, तो ऑक्सब्रिज के अंदर उनकी कहानी चलेगी। और आप देखेंगे कहानी तो चल रही है, पर अगेन कहानी का मकसद आर्ग्यूमेंटेशंस देना ही है, आर्ग्यूमेंट्स देना है, और वो एक फिक्शनल मेथड के थ्रू दे रही हैं। तो वो ऑक्सब्रिज एक जगह इमेजिन करती हैं, ऐसी कोई जगह है नहीं। आप देख रहे हैं ऑक्सब्रिज असल में एक यूफेमिज्म है, विच इज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज को उन्होंने मिलाकर एक ऑक्सब्रिज, एक पोर्टमांट्यू वर्ड बना दिया है, दो शब्दों को मिलाकर ऑक्सब्रिज बना दिया। फिर वो कहते हैं कि कहानी के नरेटर को लेट इट बी आई, और वो कहती है ये आई कोई भी औरत हो सकती है, मैरी ब्रेटॉन, मैरी सेटॉन, आप जिसको चाहे, जो इमेजिन करना चाहे वो कर सकते हैं। यही आपको कहानी सुनाएगी, और इस सेटअप के साथ शी स्टार्ट्स नरेटिंग, वो स्टोरी बताने लगती है ऑफ हाउ शी केम टू दिस कंक्लूजन दैट अ वुमन मस्ट हैव अ रूम ऑफ वन ओन एंड हर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, अल्यूजन्स और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस क्रिएट करती है वर्जीनिया वुल्फ टू प्रेजेंट अ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ फीमेल राइटर इन अ सोसाइटी दैट इज डोमिनेटेड बाय मेन ऑफ लेटर्स, इन विच मेन कंट्रोल, आदमी ही राइटर है, आदमी लिटरेचर को कंट्रोल करते हैं, आदमी डिस्कोर्स तय करते हैं, आदमी सिलेबाई तय करते हैं, आदमी लिटरेरी कैनन तय करते हैं। हर तरह से लिटरेचर की दुनिया भी एक पैट्रियार्कल दुनिया है, और वहां अगर एक औरत को राइटर बनना है तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी, क्या कंडीशंस होंगी, सो दैट शी कैन बिकम राइटर, एंड व्हाट इज द स्ट्रगल ऑफ वुमेन फेसेस। एक औरत को किस किस मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा, क्या क्या कुर्बानियां, सैक्रिफाइसेस देने पड़ेंगे टू finally be able to be a writer of her own terms in such a patriarchal society. So this essay talks about how Virginia Woolf finally proves it to her audience, and वो start ऐसा करती हैं that she's not very sure she'll be able to convince or not, because she says that what I'm going to talk about is women, and women when it comes to sex or gender it becomes a very controversial topic, और क्योंकि बहुत controversial topic है तो उस पर एक
अल्टीमेट कोई ट्रुथ मैं आपको एक सत्य वचन या परम सत्य बता दूंगी, ऐसा नहीं होगा। शी एडमिट्स दैट आई विल प्रेजेंट माय ओन आर्ग्यूमेंट, आई विल प्रेजेंट माय ओन ओपिनियंस। वो कहती है मैं कुछ सच नहीं बताऊंगी, मैं अपने ओपिनियंस, अपनी राय दे सकती हूँ। जो मेरी ऑडियंस में फीमेल्स हैं वो खुद अपना मन बना ले, दे शुड मेक देयर ओन माइंड एंड दे शुड मेक एंड दे शुड डिसाइड इट फॉर देमसेल्व्स कि मेरे अपने प्रेजुडिसेस, स्टीरियोटाइप्स, मेरे आर्गुमेंट्स क्या है, ठीक है नहीं है। लेकिन मैं जो जानती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। मेरी अपनी जिंदगी से भी जो अनुभव रहे हैं मेरे, वो शेयर करती हैं। शी टॉक्स अबाउट her Cambridge experience. She was not allowed into college, into the library, but she also refers to a whole history of women writers in English literary canon. यानी वो सारी औरतें जिसके अंदर आप देखेंगे एफ्रा बेन का वो जिक्र करती हैं, शार्लोट ब्रॉन का करती हैं, जेन आयर का करती हैं। इन सारी फीमेल राइटर्स ने, जो अभी वर्जीनिया वुल्फ से पहले जो फीमेल राइटर्स रही हैं, वो उनकी कहानियों को रेफर करके समझेंगे कितनी मुश्किलें उन्हें झेलनी पड़ी थी, किन किन तरह से सिस्टमैटिक रेजिस्टेंस उनको झेलना पड़ा था अपने लिटरेचर में। और वो जो पेट्रियार्की उन्होंने झेली थी, वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने झेला था, उसका उनके साहित्य पर, उनके फिक्शन पर क्या असर हुआ। क्या उनके समाज ने उनके लिटरेरी टैलेंट को स्टाइफल किया, दबा दिया? क्या अगर ऐसा दबाव ना होता समाज के अंदर, अगर उन्हें उतनी आजादी, फ्रीडम, लिबर्टी होती लिखने की जितने एक आदमी को, उन्हीं के समाज के मेल राइटर्स को है, तो क्या उनका साहित्य अलग तरह का होता? शायद उसमें उतनी गुस्सा, बिटरनेस, दुख शायद ना होता। शायद वो और नेचुरली जो वो लिखना चाहती थी, शायद वो वही लिखती, और वो ना लिखती जो उन्होंने लिखा है गुस्से के अंदर, उस सप्रेशन और उस एक्सक्लूजन के अंदर, अपने आप को काट के जो रखना पड़ा है समाज से, जो डर डर कर लिखना पड़ा है, जो आजादी के बिना लिखना पड़ा है, जो कैद में लिखना पड़ा है, शायद वो नहीं लिखती, कुछ और लिखती। तो एक पैट्रियार्कल समाज में, एक जेल के अंदर एक जब औरत को लिखना पड़ा, समाज के अंदर एक औरत जब लिख रही है, तो उसके साहित्य पर, उसके एक तो सबसे पहले उस समाज का, उस पेट्रियार्कल, उस ऑस्ट्रासाइजेशन, उस डिस्क्रिमिनेटरी समाज का, उसकी अपनी साइकोलॉजी पर क्या असर होगा, और उसकी अपनी साइकोलॉजी का असर उसके लिटरेचर में कैसे शो करेगा। हाउ डज द डिस्टर्ब्ड एंड डिस्टॉर्टेड साइकोलॉजी ऑफ अ वुमन हु हैज सफर्ड द क्वाम्स ऑफ अ पेट्रियार्कल सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स itself in her literature, in her characters, and in the moods she creates in her fiction. That is the thing which Virginia Woolf wants to talk about, and she proves and reflects in this seminal essay. I really hope that this brief introduction about Woolf and her text A Room of One's Own would have piqued your interest. आपको इंटरेस्ट आया होगा उसमें, and you must be really curious and sitting on the edges of your seat, wondering about what are the actual arguments, what are the arguments which she gives in support of a thesis statement that a woman must have her own money and a room of her own to write fiction. इन सब आर्ग्यूमेंट्स के बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगा जो इस किताब पर आएंगी। इफ यू थिंक मेकिंग दिस वीडियोज आर वर्थवाइल, और मुझे हर एक चैप्टर पर वर्जीनिया वुल्फ की इस किताब पर एक वीडियो बनानी चाहिए, डिटेल्ड डिस्कशन करनी चाहिए, देन शो मी योर लव इन दिस वीडियो बाय लाइकिंग दिस वन, sharing it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. I hope to see you next time.